कहावत दीवारों के कान होते हैं तो सुना था। लेकिन क्या दीवारें बोल भी सकती हैं? या फिर क्या कहीं कोई इमारत बोल सकती है? या फिर क्या गुफा बोल सकती है? बोली थी ना, फिर बोली गुफा। साथियों, आप सबको नमस्ते। हमेशा खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। चिंता और उदासी को हमेशा के लिए कीजिए रफ़ा दफ़ा। आमने सामने में आज आपके लिए प्रस्तुत है एक नायाब तोहफा। तोहफा, जी हाँ, एक कहानी, अद्भुत कहानी। फिर बोली गुफा। अब फिर बोली गुफा, यानी क्या पहले भी गुफा बोली थी? अरे याद नहीं है? पंचतंत्र की वो कहानी, पुरानी कहानी जिसमें एक गीदड़ जो एक गुफा में रहता था, उसने एक शेर से अपनी जान बचाई थी, ये एक बहाना बनाकर कि गुफा बोलती है। अरे भाई, कराती हूँ, याद कराती हूँ। कहानी कुछ इस तरह से है कि एक गीदड़ एक गुफा में रहता था। शेर देखता था कि गुफा से रोज सवेरे गीदड़ जंगल में जाता है, दोपहर बाद अपना शिकार करके वापस आता है। शेर ने सोचा कि अब एक दिन वो उसकी गुफा में छिपकर बैठ जाएगा और बिना किसी कष्ट के गीदड़ का शिकार कर लेगा। ऐसा ही हुआ। गीदड़ जैसे ही एक दिन निकला अपने शिकार की खोज में, शेर उसकी गुफा में जाकर छिप गया। गिदड़ जब वापस आया तो बाहर देखा, रास्ते में क्या था? शेर के पाँव के छाप थी, निशान थे। गिदड़ का माथा ठनका, कहीं शेर मेरी गुफा में जाकर छिप तो नहीं गया है। और ये पता लगाने के लिए उसने एक तरकीब सोची। और उसने क्या कहा? गुफा ओ गुफा, गुफा ओ गुफा, बोलती क्यों नहीं? क्या तुम हो मुझसे खफा? मेरा स्वागत नहीं करोगी? मुझे नहीं अपने आप पास बुलाओगी? नाराज, क्या तुम हो नाराज? क्यों नहीं निकलती तुम्हारी आवाज? शेर ने सोचा शायद ये गुफा बोलती है। उसने आवाज बदल कर कहा, हाँ हाँ, आइए आइए गीदड़, आपका स्वागत है गीदड़ महाराज, आपका स्वागत है। समझ गया गीदड़ कि ये शेर मेरी गुफा में घुसा है। उसने अब न देखा ताओ, दौड़ भाग कर किया अपना बचाव। शेर की बेअक्ली की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी दोहराई जाती रही, सुनाई जाती रही। और शेर के दादा के पोते के पोते के पोते के परपोतों तक, गीदड़ के दादा के पोतों के पोतों के पोतों के परपोतों तक कहानी चलती रही, चलती रही, चलती रही। और सब ने गीदड़ की चालाकी की प्रशंसा की और शेर की बेअक्ली की जो है थू 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 होती रही। उसके बहुत समय बाद की बात है। एक शेर ने सोचा, हमारे माथे पर लगा ये कलंक कैसे मिटाया जाए, हमारे पूर्वजों की इस गलती को कैसे सुधारा जाए। गिदड़ से मुझे कुछ न कुछ करके फिर से बदला लेना होगा, उसे मजा चखाना होगा, कोई तो कोई कारनामा दिखाना ही होगा। और फिर शेर को पता लगा कि एक गीदड़ एक गुफा में रहता है, वो भी रोज सवेरे शिकार की खोज में जाता है और दोपहर ढले अपनी गुफा में वापस आता है। मिल गया, मिल गया, मिल गया एक अच्छा सा तरीका, सोचा शेर ने। और एक दिन जैसे ही गीदड़ शिकार की खोज में बाहर गया, शेर चुपचाप से उस गुफा में आकर छिप गया। गिदड़ अपना पेट वेट भर के भोजन करके दोपहर बाद जब वापस आया तो रास्ते में आते ही उसने क्या देखा? अचानक से उसका माथा टनका। रास्ते में शेर के पंजों के निशान। अरे, कहीं शेर मेरी गुफा में तो नहीं छिपा है? कहीं पूर्वजों वाली कहानी याद आ गई? कहीं वो मुझे मारने के इरादे से तो नहीं आया है? कैसे पता लगाऊं, कैसे पता लगाऊं? हाँ, वही तरीका अपनाता हूँ जो मेरे पूर्वज ने अपनाया था। किसने सोचा? गिदड़ ने सोचा। और उसने गुफा के पहले ही रुककर जोर से आवाज देते हुए कहा, गुफा ओ गुफा, आज तुम क्या हो नाराज? क्यों नहीं निकलती तुम्हारी आवाज? क्यों हो बे आवाज? आज मेरा स्वागत नहीं करोगी? शेर को भी कहानी याद थी। मनी मन हंसा शेर।
आज वो बेवकूफ़ी नहीं करने वाला था और वो चुप रहा, चुप्पी साधे रहा। लेकिन गीदड़ को मालूम था कि शायद शेर को कहानी मालूम है, तो फिर से तसल्ली तो करनी होगी कि भाई शेर है कि नहीं है। तो उसने फिर से आवाज़ दी कि आहा गुफ़ा, मुझे लगता है आज तुम हो कुछ खफा, तुम हो नाराज़, मैं कुछ देर में आता हूँ, तुम ठंडी हो जाना, जब तक अपना गुस्सा ठंडा कर लेना, थोड़ी देर में आकर फिर तुमसे करूँगा बात और फिर होगी हमारी तुम्हारी मुलाकात। गीदड़ वापस आया और किसके पास गया? गीदड़ से भी चतुर, गीदड़ से भी बुद्धिमान कौन था? उसका दोस्त खरगोश। किसी भी हालत में नहीं खोता था अपना होश। और गीदड़ ने खरगोश को सारा किस्सा सुनाया। खरगोश समझ गया, गीदड़ की बात समझ गया। उसने सिर हिलाया, हामी भरी उसकी सहायता देने की और उसने कहा चलो चलो चलते हैं गुफा की ओर। और दोनों रास्ते में जब आए तो खरगोश ने एक बड़ा सा पत्ता तोड़ के उसे घुमाकर एक नुकीला आकार बना लिया। नुकीला आकार, भोंपू-नुमा आकार। गीदड़ खरगोश के साथ फिर अपनी गुफा की तरफ वापस आया। खरगोश उस भोंपू-नुमा आकृति को लेकर जो उसने पत्ते से बनाई थी मोड़कर, चुपचाप से चट्टान के ऊपर जाकर एक पत्थर के पीछे छिप गया। गीदड़ अपनी पुरानी जगह पर आकर फिर से खड़ा हो गया और उसने फिर से आवाज़ दी और चिल्लाकर बोला, गुफा ओ गुफा, अब तो नहीं होना तुम खफा, मैं आ गया हूँ, अब मुझसे मत होना नाराज़ और दिखाओ मुझे, सुनाओ अपनी आवाज़। उधर से क्या हुआ? शेर तो चुप रहा, लेकिन चट्टान के ऊपर पत्थर के पीछे बैठा हुआ कौन था? खरगोश। उसके पास वो भोंपू-नुमा आकृति थी। उसमें से वो ज़ोर से चिल्लाया। उसमें से उसने क्या कहा कि मैं तो नाराज़ बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास यहाँ पर कोई जगह नहीं है, इसलिए मुझे तुम्हारे को अपने पास बुलाने की वजह नहीं है। अरे, ये गुफा बोल रही है। किसने सोचा? शेर ने। गूंजती सी आवाज़ थी, लग रहा था कोई गुफानुमा आवाज़ कहीं से आ रही है। शेर ने सोचा, मैं तो पुरानी कहानी लेकर अटका पड़ा हूँ, सदियों पुराना समय बीत गया, तकनीक कहाँ से कहाँ उन्नति हो गई, विज्ञान की प्रगति हो गई, तब गुफा नहीं बोलती थी, आज बोलती होंगी। कहाँ से कहाँ पहुँच गया कि रिमोट से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से सब कुछ संभव है। ज़रूर गुफा बोलने लगी होगी। और क्या किया शेर ने? शेर ने भी उसी उसी जो गूंज वाली आवाज़ थी उसी की नकल उतारते हुए कहा, नहीं नहीं, आइए आइए गीदड़ जी, यहाँ पर जगह ही जगह है, आपको बुलाने की बहुत सारी वजह है। और क्या हुआ? गीदड़ समझ गया कि इस बार भी शेर अपनी मंशा पूरी नहीं कर पाया। खरगोश और गीदड़ दोनों ने पकड़ा हाथ और भागे साथ साथ और कहते गए, शेर जी शेर जी, शेरू जी, सलाम सलाम, राम 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 राम, आप बैठे रहिए, हम तो हुए 9 2 11। और दोनों हंसते हंसते भाग लिए। शेर फिर से अपना मुंह लिए बैठा रहा, उसके माथे का कलंक तो धुला ही नहीं। तो भाई फिर बोली गुफा और फिर से बच गई जान किसकी? गीदड़ की। और शेर तो फिर से बेअक्ले ही रह गया और हाथ मलता रह गया, सोचता रह गया कि फिर से छोटे छोटे जानवर जो है मुझे इस कदर बेवकूफ़ बनाने में तुल गए हैं। पर एक सवाल जो मेरे मन में आया, आपके मन में भी आया होगा कि ये बोलना जो हम बोलते हैं, आवाज़ निकालते हैं, ये आवाज़ कैसे हमारे पास पहुंचती है? और जो तिकोनी भोंपू-नुमा आकृति से उस खरगोश ने अपनी आवाज़ निकाली, वो गूंजती हुई क्यों लगी, ज़ोर से क्यों आती हुई प्रतीत हुई? इसका क्या कारण था? अरे भाई, खरगोश था विज्ञान का विद्यार्थी। तो आपको छोटी छोटी 2-3 बातें बताती हूँ कि जब हम बोलते हैं आवाज़ कैसे निकलती है। टकराते हैं तो ताली बजती है, 2 बर्तन टकराते हैं तो खन खन की आवाज़ होती है, तार को आप हिलाओ तो कंपन होता है, कंपन से ही आवाज़ें निकलती हैं।
कंपन से बजता है सितार, कंपन से बजती है ताली, कंपन से बजती है थाली, और फूंक मारो तो कोई लोग तो हवा में फूंक में भी कंपन पैदा करके सीटी बजा लेते हैं मुझे नहीं आती, आप बजा सकते होंगे, लेकिन उसको आप अगर फूंक मारो तो बीन भी बज जाती है, बांसुरी भी बज जाती है। तो जो हवा में कंपन होता है वो आवाज़ को पैदा करने के लिए कारक है। और आवाज़ कैसे पहुंचती है? हमारे पास एक कोई न कोई वायुमंडल होना चाहिए, कोई न कोई माध्यम होना चाहिए जिसके माध्यम से आवाज़ एक जगह से दूसरी जगह पहुंचेगी। तो माध्यम नहीं होगा तो आवाज़ें नहीं पहुंचेंगी। अगला सवाल क्या उठता है कि जो कोण वाली आकृति थी, जो पत्ते की कोणीय आकृति बनाई थी खरगोश ने, उससे आवाज़ तेज़ भारी गूंजती हुई कैसे लगी? इसके पीछे का विज्ञान क्या है कि ध्वनि जो है एक प्रकार की ऊर्जा है, एनर्जी। जब नीचे से बोला खरगोश ने तो उसका सकरा था दायरा, और वो दायरा धीरे धीरे बढ़ के गोलाकार चौड़ा हो गया। तो जो ध्वनि क्या कंपन हुआ, वो कंपन का उसका आयाम जो है बढ़ गया, जिसके कारण आवाज़ बड़ी हो गई, अधिक गूंजती हुई लगी, और ऐसा लगने लगा कि किसी गुफानुमा जगह से आवाज़ आ रही है। अब बड़े होंगे इसके विज्ञान को और समझेंगे, खरगोश समझता था। तो भाई ये विज्ञान किसका है? ध्वनि का विज्ञान, जिसमें माध्यम चाहिए ध्वनि को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कोई न कोई, आजकल तो खैर बेतार के तार भी हो गए, लेकिन तार का माध्यम होता है तो टेलीफोन से आप बात सुनते हैं, और इसके अलावा कंपन से आपकी आवाज़ जो है वो पैदा होती है और पहुंचती है दूर दूर तक। तो बजाइए ताली और सुनिए ये गीत क्या कि आवाज़ें कैसे होती हैं और कंपन से कैसे, ताली से कैसे आवाज़ बनती है। टकराने से बजती ताली, टकराने से बजती ताली, गिन 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 1 2 3, थाप लगा कर ढोल बजाओ, थाप लगा कर ढोल बजाओ, ताक दिना दिन 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 दिन, ताक दिना दिन 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 दिन। कंपन दे तो तार खनकते, कंपन दे तो तार खनकते, टिन 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 टिन, कंपन दे तो तार खनकते, टिन 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 टिन, फूंक मार कर हवा हुमकती, फूंक मार कर हवा हुमकती, बज जाती है बंसी भी, बज जाती है बंसी भी, टकराने से बजती ताली, टकराने से बजती ताली, गिन 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 1 2 3। किंतु बिना माध्यम के ध्वनि को, किंतु बिना माध्यम के ध्वनि को, सुन न सके कितना गमगीन, सुन न सके कितना गमगीन, आवाज़ें संगीत बनाती, आवाज़ें संगीत बनाती, कर देती लय सुर में लीन, टकराने से बजती ताली, टकराने से बजती ताली।
गिन 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 1 2 3 ध्वनि यदि शोर मचा सकती है सरगम सुर दे तारंगीन, 7 सुरों की ये महिमा है माध्यम के ध्वनि के अधीन। ध्वनि यदि शोर मचा सकती है, ध्वनि यदि शोर मचा सकती है, सरगम सुर दे तारंगीन, सरगम सुर दे तारंगीन, सदा पद पग पगर गर सा, 7 सुरों की ये महिमा है, 7 सुरों की ये महिमा है, माध्यम के ध्वनि के अधीन, माध्यम के ध्वनि के अधीन। टकराने से बजती ताली, टकराने से बजती ताली, गिन 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 1 2 3 थाप लगा कर ढोल बजाओ, थाप लगा कर ढोल बजाओ, धाक दिना दिन 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 दिन, धाक दिना दिन 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 दिन, धाक दिना दिन 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 दिन। सुना आपने गीत टकराने से बजती ताली। और टकराने से क्या होता है? कंपन होता है, और कंपन से आवाज़ माध्यम में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती है। इस गाने को कौन कौन गा रहा था आपके सामने जो प्रस्तुत किया गया? गायक थे मुख्य गायक राहुल, और उनके साथ जरीन, गुंजन, सोनू, विवेक, और संगीत दिया था विवेक सिंह नेगी ने। तो इन बच्चों ने बहुत सुंदर तरीके से समझाया कि कैसे माध्यम के बिना आपकी आवाज़ एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंचेंगी, टकराने से कंपन होने के कारण आवाज़ें पैदा होती हैं। एक चीज़ और, अगर आवाज़ों को एक साथ बोलो, बहुत सारी आवाज़ें, तो क्या बन जाती हैं? शोर। और शोर कानों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मन को अच्छा नहीं लगता, मस्तिष्क को भी विकृत करता है। लेकिन उन्हीं स्वरों को अगर सुंदर तरीके से सरगम के माध्यम से प्रस्तुत किया जाए तो सरगम के तरह से वो सुंदर सी धुन बन जाती है, गीत की सुंदर आवाज़ बन जाती है, और फिर मन भी सुखी होता है, तन भी सुखी होता है, मस्तिष्क भी सुखी होता है, और सबको आनंद आता है। तो तालमेल बनाकर बैठिए, ज़िंदगी में हमेशा आपस में तालमेल रखिए, एक दूसरे के साथ जुड़िए, संतुलन कीजिए, और दिमाग को हमेशा ताज़ा तरोताज़ा रखिए, और सुंदरता से मेल मिलाप से ऐसे रहिए कि सरगम की धुन के साथ आपका मेल भी सबको प्रिय लगे।